स्वागत है साथियों आपका मेरे चैनल विधि गुरुजी में। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 246 और आर्टिकल 248 के बारे में। रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में तीन तरह के रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। वो है लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशन। लेजिस्लेटिव रिलेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर के ऊपर बात करता है। लेजिस्लेटिव पावर का डिवीजन दो तरीके से होता है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। आर्टिकल 245 जो है ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी लेजिस्लेटिव पावर का डिवीजन करता है, वहीं आर्टिकल 246 जो है वो सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे लेजिस्लेटिव पावर का डिवीजन करता है। तो जो वो सब्जेक्ट मैटर जो आर्टिकल 46 में हैं वो हो सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर एजुकेशन, एटॉमिक एनर्जी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, पुलिस, सीबीआई और मिलिट्री। आर्टिकल 246 के अनुसार यूनियन लिस्ट में मौजूद एंट्रीज के ऊपर कानून बनाने का एक्सक्लूसिव राइट है पार्लियामेंट का। स्टेट लिस्ट में मौजूद एंट्रीज के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, और कॉन्करेंट लिस्ट में मौजूद एंट्रीज के ऊपर बोथ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज दोनों कानून बना सकते हैं। आज की डेट में 98 यूनियन एंट्रीज हैं यूनियन लिस्ट के अंदर, 59 एंट्रीज हैं स्टेट लिस्ट के अंदर और 52 एंट्रीज हैं कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। आप देख रहे होंगे कि जैसे हमने जो एग्जाम्पल लिए थे उसमें सीबीआई, मिलिट्री और एटॉमिक एनर्जी जो एंट्रीज हैं इसके ऊपर पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव राइट है कानून बनाने का। पुलिस और एग्रीकल्चर चूंकि ये स्टेट लिस्ट में आते हैं, इनके ऊपर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का एक्सक्लूसिव राइट है कानून बनाने के ऊपर। और कॉन्करेंट लिस्ट में मौजूद एंट्रीज जैसे एजुकेशन और फॉरेस्ट, इसके ऊपर बोथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कानून बना सकती हैं। आर्टिकल 246 के पॉइंट 4 के अनुसार यूनियन टेरिटरीज के ऊपर पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव राइट है कानून बनाने का, वो फिर एंट्री चाहे यूनियन लिस्ट की हो, स्टेट लिस्ट की हो या कॉन्करेंट लिस्ट की हो। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या कोई एक ऐसी एंट्री संभव है जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट तीनों में ही एग्जिस्ट ना करती हो, और अगर हाँ तो उस एंट्री के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, पार्लियामेंट का होगा या स्टेट गवर्नमेंट का होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट की किसी एंट्री के ऊपर पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज दोनों ने कानून बनाया तो किसका कानून माना जाएगा, पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का। इन दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 248 के अंदर। आर्टिकल 248 को हम रेसिड्यूरी पावर भी कहते हैं। इसके अनुसार कॉन्करेंट लिस्ट की किसी एंट्रीज के ऊपर अगर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज दोनों ने कानून बनाया है और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है तो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून लागू होगा, स्टेट असेंबलीज का कानून लागू नहीं होगा। पॉइंट 2 जो कि यूनियन लिस्ट की एंट्री 97 को रिपीट करता है के अनुसार पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट होगा विद रिस्पेक्ट टू एनी सब्जेक्ट मैटर नॉट इनुमरेटेड इन लिस्ट 2 और लिस्ट 3, यानी लिस्ट 1, लिस्ट 2 या लिस्ट 3 के अंदर अगर कोई एंट्री मौजूद नहीं है उसके ऊपर भी पार्लियामेंट कानून बना सकती है। तो यहाँ हमारे जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने पार्लियामेंट को बहुत ही वाइड पावर दी है। वो यूनियन लिस्ट के ऊपर भी कानून बना सकती है, वो कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर भी कानून बना सकती है, और वो उन सभी एंट्रीज़ के ऊपर कानून बना सकती है जो कि लिस्ट में मौजूद नहीं है। उसके पीछे एक इरादा ये था, वो ये चाहते थे कि हमारी पार्लियामेंट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इतनी स्ट्रांग हो कि वो देश को एकजुट रख सके, क्योंकि जिस समय ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय रिसेंटली एक पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और उनका ये चाहते थे कि आगे इस तरीके का बंटवारे का सामना हमारे देश को ना करना पड़े, इसलिए उन्होंने स्ट्रांग पार्लियामेंट या स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट की नींव रखी। आइए अब केस लॉ के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि अगर रेसिड्यूरी पावर और स्टेट लिस्ट के बीच में विवाद होता है तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा, और अगर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बीच में विवाद की स्थिति होती है तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा। इंटरनेशनल टूरिज्म कॉरपोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में आर्टिकल 248 में दी गई रेसिड्यूरी पावर को चैलेंज किया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पार्लियामेंट जो है वो रेसिड्यूरी पावर का यूज़ करते हुए स्टेट लिस्ट में अतिक्रमण नहीं कर सकती है, वो स्टेट ऑटोनॉमी को चैलेंज या कम नहीं कर सकती है। अगर स्टेट लिस्ट की किसी एंट्री और रेसिड्यूरी पावर के बीच में विवाद की स्थिति आती है
तो स्टेट लिस्ट की एंट्रीज को प्रेफरेंस दिया जाएगा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा बनाया कानून लागू होगा। वहीं स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट का इंटरप्रिटेशन इस तरीके से होना चाहिए कि दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न ना हो। अगर फिर भी विवाद उत्पन्न होता है तो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस का सहारा लेते हुए हमें उस विवाद को सुलझाना है। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस क्या होता है, इसे हम आगे के लेक्चर में जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हमने ये जाना कि लेजिस्लेटिव पावर का डिवीजन जो है वो दो तरीके से होता है। पहला है टेरिटरी के बेसिस पे, दूसरा है सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे। आर्टिकल 246 के अनुसार जो है वो यूनियन लिस्ट के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट है पार्लियामेंट का कानून बनाने का, स्टेट लिस्ट के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का है, और कॉन्करेंट लिस्ट में मौजूद एंट्रीज के ऊपर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज दोनों कानून बना सकते हैं। और आर्टिकल 248 के अनुसार रेसिडरी पावर जो है वो पार्लियामेंट को दी हुई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल विधि गुरुजी को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।